नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को खोलने जा रहे हैं जिसने सच पूछिए तो पूरी 20वीं सदी का नक्शा ही बदलकर रख दिया। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं समाजवाद, साम्यवाद और उस रूसी क्रांति की, जिसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। सवाल यह है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ एक आइडिया, एक विचार पूरी 20वीं सदी की कहानी लिख दे। इसका जवाब हमें मिलेगा उन घटनाओं में जिन्होंने एक विशाल साम्राज्य को तो उखाड़ फेंका और एक ऐसी सुपर पावर को जन्म दिया जिसने दुनिया को ही दो टुकड़ों में बांट दिया। अब देखिए, रूसी क्रांति को अगर समझना है तो हमें सबसे पहले उस चिंगारी को समझना होगा जिसने इस आग को भड़काया था, और वो चिंगारी थी समाजवाद का विचार। तो चलिए सबसे पहले इसी विचार की जड़ों तक चलते हैं। तो सवाल उठता है, ये समाजवाद आखिर है क्या भला? देखिए, इसे ऐसे समझते हैं। उस दौर में औद्योगिक क्रांति चल रही थी। कारखानों के मालिक तो अमीर पर अमीर होते जा रहे थे, लेकिन जो मजदूर थे वो गरीबी में पिस रहे थे। बस इसी शोषण के खिलाफ एक आवाज उठी, और उसी आवाज का नाम था समाजवाद। इसका जो कोर आइडिया था वो बड़ा सीधा सा था कि भाई, ये जो कारखाने हैं, जमीनें हैं, ये सब किसी एक इंसान की प्राइवेट प्रॉपर्टी क्यों हो? इन पर तो पूरे समाज का यानी सबका हक होना चाहिए। मकसद ये था कि मुनाफे की अंधी दौड़ को खत्म किया जाए और एक ऐसा समाज बनाया जाए जहां सबकी भलाई के बारे में सोचा जाए। हाँ, लेकिन इसमें भी एक दिलचस्प मोड़ है। समाजवाद का विचार तो एक था, पर इसे लागू करने के तरीके पर दो अलग अलग सोच थीं। एक तरफ थे जिन्हें हम यूटोपियन समाजवादी कहते हैं। इनका मानना था कि अरे, अमीरों से बात करके उन्हें समझा बुझाकर शांति से भी तो बदलाव लाया जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ थे कार्ल मार्क्स जैसे वैज्ञानिक समाजवादी। उनका कहना बिल्कुल साफ था कि भाई, इतिहास तो शुरू से ही अमीर और गरीब के बीच की लड़ाई है, और बिना एक जोरदार हिंसक क्रांति के शोषित वर्ग को कभी न्याय मिल ही नहीं सकता। कार्ल मार्क्स ने तो एक तरह से इतिहास का पूरा रोड मैप ही तैयार कर दिया था। उनके मुताबिक समाज हमेशा कुछ स्टेजेस से होकर गुजरता है। पहले प्रिमिटिव कम्युनिज्म, फिर स्लेव एज, फिर फ्यूडल एज, और फिर आया आज का कैपिटलिस्ट एज यानी पूंजीवादी युग। और उनका मानना था कि ये तो होकर ही रहेगा, कि पूंजीवाद के बाद एक समाजवादी क्रांति होगी, और उसके भी बाद आखिर में एक ऐसा कम्युनिस्ट समाज बनेगा जहां ना कोई अमीर गरीब होगा, ना कोई सरकार होगी। बस यही वो सपना था जिसने दुनिया भर के क्रांतिकारियों में एक नया जोश भर दिया था। तो ठीक है, विचारों की दुनिया की बात तो हो गई। अब जरा जमीन पर उतरते हैं और देखते हैं कि 20वीं सदी की शुरुआत में रूस में आखिर चल क्या रहा था। वहां के हालात कैसे थे जिन्होंने इन क्रांतिकारी विचारों के लिए एक तरह से जमीन तैयार कर दी। ये जो नक्शा है, ये 1917 से पहले के विशाल रूसी साम्राज्य का है। इस पर सदियों से रोमानोव राजवंश का राज था, और यहाँ के बादशाह को जार कहते थे। जरा सोचिए, एक ऐसा राजा जिसके पास इतनी ताकत थी कि उसकी कोई सीमा ही नहीं थी, मतलब अनलिमिटेड पावर। ये एक एब्सोल्यूट मोनार्की थी, जहां सारी की सारी शक्ति बस एक इंसान के हाथ में थी और आम जनता की कोई सुनने वाला नहीं था। तो जाहिर है, रूस के अंदर ही अंदर असंतोष का एक लावा उबल रहा था। जार का राज सिर्फ तानाशाही वाला ही नहीं था, बल्कि बिल्कुल बेअसर भी था। करोड़ों किसान भयानक गरीबी में जी रहे थे। शहरों में जो मजदूर थे, उनसे जानवरों की तरह काम लिया जाता था। और तो और, जार ने एक रूसीकरण की पॉलिसी चला रखी थी। मतलब जो लोग रूसी नहीं थे, उन पर जबरदस्ती रूसी भाषा और कल्चर थोपा जा रहा था। इससे उनमें भी जबरदस्त गुस्सा था। और फिर 1905 में जब एक छोटे से देश जापान ने इतने बड़े रूस को जंग में हरा दिया, तो जार की जो थोड़ी बहुत इज्जत बची थी वो भी मिट्टी में मिल गई। बस इसी हार के बाद 1905 में एक क्रांति भड़की। पता है, इसे अक्सर 1917 के असली क्रांति का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है। ये वो पहली बार था जब जार के शासन की नींव सचमुच हिल गई थी। 1905 की इसी क्रांति के बीच एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। इतिहास में से खूनी रविवार या ब्लडी संडे के नाम से जाना जाता है। हुआ ये कि 9 जनवरी 1905 को हजारों की तादाद में निहत्थे मजदूर अपने बीवी बच्चों के साथ शांति से जार के महल की तरफ बढ़ रहे थे। वो सिर्फ रोटी मांग रहे थे और उनके ऊपर गोलियां बरसा दी गईं। इस एक हत्याकांड ने लोगों का अपने पिता समान जार पर से भरोसा हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और फिर वो साल आया जिसने इतिहास बदल दिया। 1917। पहला विश्व युद्ध चल रहा था, और उसने रूस की जो पहले से ही खस्ता हालत थी उसे और भी बदतर बना दिया था। मोर्चे पर सेना हार रही थी, देश के अंदर खाने के लाले पड़े हुए थे, और अब जनता के सब्र का बांध टूट चुका था। यही वो साल था जब दुनिया सचमुच हिल गई थी। 1917 में तो जैसे घटनाएं बिजली की रफ्तार से हुईं। देखिए,
फरवरी में जो प्रदर्शन सिर्फ रोटी के लिए शुरू हुए थे, उन्होंने एक पूरी क्रांति की शक्ल ले ली। मार्च आते आते तो जार निकोलस द्वितीय को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ गई और इसी के साथ सदियों पुराने रोमानोव राज का अंत हो गया। एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी, लेकिन वो बहुत कमजोर थी। फिर अप्रैल में व्लादिमीर लेनिन देश निकाला तोड़कर रूस वापस आ गए और फिर आया अक्टूबर, जब लेनिन के बोल्शेविकों ने विंटर पैलेस पर धावा बोला और सत्ता अपने हाथ में ले ली। तो जार के जाने के बाद रूस में एक अजीब सी स्थिति बन गई। पावर के दो सेंटर बन गए थे। एक तरफ थी ड्यूमा, मतलब वहां की संसद, जो एक लिबरल टेम्परेरी सरकार चला रही थी, और दूसरी तरफ थे लेनिन और उनकी रेडिकल बोल्शेविक पार्टी। इनका मानना था कि असली पावर तो मजदूरों और सैनिकों के हाथ में होनी चाहिए, किसी सरकार के हाथ में नहीं। तो ऐसे में लेनिन ने लोगों का दिल कैसे जीता? यहीं पर उनकी समझदारी दिखती है। उन्होंने सिर्फ 3 शब्दों का एक नारा दिया, जो बहुत ही सिंपल लेकिन जबरदस्त पावरफुल था: भूमि, शांति और रोटी। आप सोचिए, जो सैनिक सालों से जंग लड़कर थक चुके थे, उन्हें शांति चाहिए थी। जो किसान सदियों से जमीन के लिए तरस रहे थे, उन्हें जमीन चाहिए थी। और जो मजदूर भूखे पेट काम कर रहे थे, उन्हें रोटी चाहिए थी। बस इस एक नारे ने प्रोविजनल गवर्नमेंट की सारी बड़ी बड़ी बातों को हवा में उड़ा दिया। अच्छा, तो बोल्शेविकों ने सत्ता पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन असली चुनौती तो अब शुरू हुई थी। एक तो इस सत्ता को बचाए रखना और दूसरा एक बिल्कुल नए तरह का देश बनाना। तो चलिए अब देखते हैं कि सोवियत संघ बना कैसे। अक्टूबर क्रांति के फौरन बाद ही पूरा रूस एक भयानक सिविल वॉर यानी गृह युद्ध की आग में घिर गया। ये लड़ाई थी बोल्शेविकों की रेड आर्मी और उनके सारे दुश्मनों की मिलीजुली व्हाइट आर्मी के बीच, और इन व्हाइट आर्मीज को बाहर के देशों से भी मदद मिल रही थी। ये जंग करीब 1922 तक चली। इसमें लाखों लोग मारे गए और आखिर में जीत हुई बोल्शेविकों की, और इसी जीत के बाद बना सोवियत संघ यानी यूएसएसआर। अब इस सिविल वॉर ने देश की इकॉनमी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। तो इसे वापस पटरी पर लाने के लिए लेनिन ने 1921 में एक ऐसा कदम उठाया जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने लागू की नई आर्थिक नीति यानी NEP। ये एक तरह से अपने समाजवादी सिद्धांतों से थोड़ा पीछे हटना था, एक टेम्पररी यू टर्न। इसमें किसानों को अपना फालतू अनाज बाजार में बेचने की इजाजत दी गई, छोटे मोटे प्राइवेट धंधे करने की छूट दी गई, और इससे हुआ ये कि तबाह हो चुकी इकॉनमी धीरे धीरे स्थिर होने लगी। लेकिन फिर 1924 में लेनिन की मौत हो गई और उसके बाद पावर के लिए एक खूनी संघर्ष शुरू हुआ। इस संघर्ष में जीत हुई जोसेफ स्टालिन की। स्टालिन ने धीरे धीरे करके सारी की सारी पावर अपने हाथ में ले ली और वो सोवियत संघ के बेताज बादशाह, एक डिक्टेटर बन गए। उनके आने से लेनिन की पॉलिसीज में एक बहुत बड़ा और अक्सर बहुत ही क्रूर बदलाव आया। तो सवाल यह है कि इस पूरी क्रांति का दुनिया पर क्या असर पड़ा, इसकी लेगेसी क्या थी? चलिए अब इसके लॉन्ग टर्म और ग्लोबल इम्पैक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो इस पूरी क्रांति से आखिर निकल कर क्या आया? ये जो नक्शा है, ये दिखाता है सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ यानी यूएसएसआर। ये दुनिया का पहला सोशलिस्ट देश था, एक ऐसी सुपर पावर जो अगले 70 सालों तक पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स को अपने इशारों पर नचाने वाली थी। लेकिन इस क्रांति का असर सिर्फ रूस की सीमाओं के अंदर नहीं रहा। नहीं, इसने तो पूरी दुनिया को 2 आइडियोलॉजिकल कैंप में बांट दिया। एक तरफ अमेरिका का कैपिटलिज्म और दूसरी तरफ सोवियत संघ का कम्युनिज्म। और यहीं से शुरू हुआ कोल्ड वॉर। इतना ही नहीं, इसने दुनिया भर में मजदूरों के आंदोलनों को एक नई प्रेरणा दी, और एशिया और अफ्रीका में जो देश अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, उन्हें भी एक नया वैचारिक हथियार थमा दिया। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, इस क्रांति के जो आदर्श थे, बराबरी और इंसाफ के, और जो इसके नतीजे निकले, तानाशाही और हिंसा, ये दोनों चीजें आज भी हमारी दुनिया पर कैसे असर डाल रही हैं? बराबरी का सवाल, सरकार का कंट्रोल कितना होना चाहिए, और क्या क्रांति सही रास्ता है, इन सब पर बहस आज भी जारी है। और यही इस घटना की सबसे स्थायी और कॉम्प्लेक्स लेगेसी है।